ओह, मैम मैं असाइनमेंट नहीं कर पाया था 2 दिन से। क्यों भाई? मैम अब की बार डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन का वो था, इस वजह से मेरे को उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ी थी। अच्छा अच्छा, अब हो गया ना फिर वो? यस मैम, मैं कल खत्म कर दूंगा दोनों दिन के। ठीक है, बस ऐसे नहीं है कि करने के लिए कर लो, बस उनके कॉन्सेप्ट समझ लेना। ओके मैम। और बाकी व्योम के अलावा कन्हैया बोलो बोलो बोलो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो मैम, राधे राधे। गुड इवनिंग मैम। लड़कियों का क्या चल रहा है? दीपांशी कैसी प्रिपरेशन चल रही है? मैम अच्छी चल रही है। वेरी गुड। भी देखो, जितने बच्चे अब तुम शाम वाली क्लास में आते हो ना, तुम सबसे एक्सपेक्टेड रैंक निकालना। ठीक है, तो बस अब तो कुछ दिन रह गए हैं। कुछ दिन और, फिर उसके बाद तुमने क्या सोचा है? अच्छी रैंक आएगी तो उसके बाद क्या ट्रीट दोगे खुद को? या पेरेंट्स से कुछ बोला होगा कि अगर मेरा ये रैंक निकल जाती है तो मुझे ये देना, ऐसे कुछ डिमांड्स रखी होंगी? मैम एक हफ्ते कोई किताबों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हाँ, एक हफ्ते नहीं, तुम 15 दिन भी मत लगाना, क्योंकि बोर्ड्स फैब में अच्छा, फैब में ही है ना बोर्ड्स भी तो। हम्म, हाँ वो तो ठीक है, बट उसके बाद एक ही होता है ना कि अब जो चीज चाहिए थी वो अचीव हो गई, उसके बाद उसको सेलिब्रेट करने का एक तरीका होता है ना। मैम इस केस में जो हाई रैंक है वो चीज नहीं है जो चाहिए हमें। एक्चुअली जो उसके आगे जो एनआईटी है वो हमें चाहिए। हाँ, अगर रैंक अच्छी आ जाएगी, अच्छा परसेंटाइल तुम लोग ले लोगे तो ऑब्वियसली वो भी मिल जाएगा। अकॉर्डिंगली मेहनत करो। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन भी दिख रही है? यस। चलो, यस मैम। प्रतिष्ठा तुम्हारी गाड़ी कैसी का चल रही लोगो है? नहीं दिख रहा मैम। क्या मैम? तुम्हारी कैसी चल रही है पढ़ाई? मैम अच्छी चल रही है। ठीक है, तो देखो अब अपना टॉर्क का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉर्क देखो, टॉर्क क्या होता है? क्या होता है टॉर्क? आसान सी भाषा में बोलें तो टॉर्क क्या है? देखो, कोई भी ऐसा फोर्स जो रोटेशन ले आए, है ना, उसी को हम लोग क्या, जो भी एक रोटेशन दे दे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उस वही फोर्स हमारी टॉर्क बन जाती है ना। कोई भी फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाए या उस फोर्स का रोटेशन हो जाए, वही फोर्स उसी फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी फोर्स को टॉर्क का नाम दे देते हैं, है ना। उसी जैसे टॉर्क को क्या बोलते हैं? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मतलब जो भी फोर्स टर्निंग इफेक्ट दे दे, वही फोर्स मेरी टॉर्क बन जाती है। बट देखो, टॉर्क का काम क्या, टॉर्क करती क्या है? मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक ये ऑब्जेक्ट है ना। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, जिसको हिंज करते हैं एक जगह से। हिंज का मतलब क्या है? जैसे तुम्हारे घर का दरवाजा है, ठीक है, घर का दरवाजा एक जगह से कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है ना। तो हिंज्ड का मतलब है उसको उस पॉइंट से फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया, अब इसको फिक्स कर दिया, तो अब देखो होगा क्या, अगर मैं इस पे यहाँ पर फोर्स लगाऊंगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? कुछ रोटेट हो जाएगा ना, कुछ इस तरीके से, डिस्प्लेस। यस मैम। कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या है? इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर एंगल से क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। तो यही फोर्स क्या बन गई? टॉर्क बन गई। ठीक है, अब मान लो मैं इस फोर्स को थोड़ा सा ना और इस हिंज पॉइंट के क्लोज लेके आती हूँ, यहाँ पर ले आई,
ठीक है, अब तुम्हें क्या होगा, अब इस ब्लॉक को रोटेट करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अब मान लो पर्टिकुलरली तुम जहां से फिक्स्ड पॉइंट है, अपने दरवाजे को भी देखना, जो तुम्हारे घर का सिंगल हैंडेड डोर होता है, उसको जब हैंडल से पकड़ के रोटेट कराते हैं तो इजी है। अगर बीच से पकड़ के उसको रोटेट कराना चाहोगे तो थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बट जहां से हिंज्ड है वहां पर तुम कितना ही फोर्स लगा लो, उस फोर्स से रोटेशन नहीं आएगा। तो ये वाली फोर्स जो तुमने लगाई है, ये फोर्स टॉर्क नहीं होगी। तो सेम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हो वही किसी कंडीशन में तो टॉर्क बन रही है, बट किसी कंडीशन में वो सेम फोर्स टॉर्क नहीं बन रही। तो इसका मतलब क्या है, टॉर्क कोई अलग से कोई नई फोर्स नहीं है, दिस इज द सेम फोर्स, बट जिस फोर्स ने रोटेशन दे दिया दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द टॉर्क। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का? मैम ये जरूरी होता है कि टॉर्क के लिए एक एंड हमेशा हिंज्ड होना चाहिए? RF हाँ sin देखो, theta। हाँ टॉर्क क्या होता है, एक एक्सिस के अबाउट ही निकलती है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ही निकालते हैं। ठीक है, तो हिंज्ड नहीं करोगे तो रोटेशन कैसे आएगा? किसी, मान लो तुमने फ्री छोड़ा हुआ है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ दिया, अब तुमने यहाँ पे फोर्स दिया, अब क्या होगा, अब ये पूरा ब्लॉक मूव कर जाएगा, ये जो पॉइंट है ना ये भी ब्लॉक मूव कर जाएगा। तो मैं रेफरेंस कहाँ से लूंगी कि कितना रोटेशन आया है? वो रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, एक पॉइंट को स्टे करा देते हैं कि ये पॉइंट ना रिवॉल्व करे, तो जो बॉडी रिवॉल्व करेगी हम वहां से ये निकाल लेंगे कि कितने एंगल का रोटेशन आया है, ये इसलिए ठीक है करते हैं। मैम। तो जैसे बॉल स्पिन होती है, रोटेट होती है, तो उसमें तो कोई हिंज नहीं होता है एक एक्सिस, तो फिर कौन उसमें सी बॉल? कैसे? जैसे बॉल होती है क्रिकेट में, उसे हम स्पिन कराते हैं, रोटेट कराते हैं, तो उसमें भी टॉर्क लगता है, तो उसमें तो हिंज्ड होती नहीं है बॉल। तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं ना, जैसे बॉल हो गई, ठीक है, इसका जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हम सेंटर ऑफ मास से लेके चलते हैं, कि सेंटर ऑफ मास को हम ये मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव नहीं होगा, तो जब उसकी टॉर्क निकालते हैं तो सेंटर ऑफ मास से ले लेते हैं, तो उसमें भी हम लोग एक ऐसी एक्सिस लेके चलते हैं जो मूव नहीं होती है। ठीक है, ठीक तो है मैम। ऐसी, हाँ, तो यही हमारा टॉर्क है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो तुमने अभी तक पढ़ा है, आर क्रॉस एफ, है ना, यही फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ टॉर्क, सॉरी मोमेंट ऑफ फोर्स, आर क्रॉस एफ। अब देखो एक चीज याद रखो, ये जो दोनों क्वांटिटीज है, इसका ये मत सोचना क्रॉस हटा के साइन लगा दिया, वेक्टर मेथड या मैथमेटिकली नहीं, ये मैथमेटिकली नहीं है। देखो होगा क्या, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज दोबारा समझाती हूँ। सपोज करो यही तुम्हारा ब्लॉक है, इसी ब्लॉक को हमने हिंज कर दिया, ठीक है, मैंने किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फोर्स लगाया, ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल से ये फोर्स सपोज करो थीटा एंगल पे है, एक कंपोनेंट तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, राइट, एक कंपोनेंट अपवर्ड लगेगा एफ साइन थीटा। तो एक बात बताओ, जो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, क्या वो टॉर्क बनाने में हेल्प कर रहा है, एफ कॉस थीटा वाला? No, नहीं कर रहा ना, वो क्या चाह रहा है, वो तो बॉडी को आगे डिस्प्लेस कराना चाह रहा है किसी भी पर्टिकुलर एफ कॉस थीटा, तो इस बॉडी पर वो डिस्प्लेस भी नहीं होगी क्योंकि क्या है, वो हिंज्ड है ना। तो टॉर्क कौन दे सकता है, एफ साइन थीटा, जो कि किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है। तो जैसे मान लो ये पेन है, इसको ऊपर करोगे तो बॉडी ऊपर चली गई, तो ये देखो क्या आ गया, टॉर्क रोटेशन वो आ गया ना, टर्निंग इफेक्ट आ गया किसी भी बॉडी में ऊपर की तरफ। जैसे ये पेन है, इसको नीचे से अपने फिंगर से ऊपर की तरफ ऐसे करो तो टॉर्क आ गया। तो यानी कुछ फोर्स कंपोनेंट ऐसे होंगे जो क्या दे पाएंगे, टॉर्क दे पाएंगे। तो जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोर्स ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स ऑफ पॉइंट एप्लीकेशन, है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि हम किस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो किस पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई किया ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हो गया। ठीक है, तो ये तो फोर्स हो गया। अब टॉर्क क्या होगी, तो जो तुम्हारी जिस के अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं उससे डिस्टेंस लिया, अब उससे डिस्टेंस लिया तो देखो कौन सा फोर्स आया, फोर्स का एफ साइन थीटा कंपोनेंट और डिस्टेंस का आर आ गया। ठीक है, तो आर एफ का साइन, अब इसी चीज को क्या बोल देते हैं कि फोर्स का हमें वो कंपोनेंट लेना है जो कि रेडियस, जो कि किसके, डिस्टेंस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो।
बोलते हैं ना आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्यों बोला, क्योंकि वही कंपोनेंट है जो कि टॉर्क बनाने में हेल्प करेगा। तो आर क्रॉस एफ परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया फोर्स को कर लिया। अब देखो अगर मान लो मैं रेडियस को ही कर, अब रेडियस का परपेंडिकुलर लेते हैं। कैसे, कि कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मुझे रेडियस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है कहीं पे, तो या तो फोर्स का कंपोनेंट कर लो या रेडियस का, ठीक है। तो अगर रेडियस का कंपोनेंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एफ। इसका मतलब क्या है, या तो आर और एफ एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये नहीं कि कोई एंगल बना रहे हैं तो वही हमने लिख लिया, नहीं, आर एंड एफ शुड बी परपेंडिकुलर टू कैलकुलेट टॉर्क, ये कंडीशन है, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि किसी भी बॉडी पे अगर मान लो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करती हूँ मैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अभी तक जो इतना पढ़ के आए हैं, क्या होता है, मान लो कोई भी एक ब्लॉक है, इस पर तुम F1 फोर्स लगा रहे हो, इसी बॉडी को मैं सेम F1 फोर्स से इधर पुल कर रही हूँ, तो इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स बॉडी पे 0 है। तो इसका 0। मतलब क्या है, ये बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ना तो आगे जाएगी ना तो फॉरवर्ड मूव करेगी ना बैकवर्ड मूव करेगी, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। तो नेट फोर्स 0 है। अगर इसी बॉडी पर कुछ मैं यहाँ पर 10 न्यूटन की फोर्स लगाती हूँ और यहीं पे मैं कुछ 8 न्यूटन की फोर्स लगाती हूँ, तो अभी तुम क्या निकाल सकते हो, एफ नेट की तुम्हें कुछ वैल्यू मिल जाएगी जिसे हम बोलते हैं एफ नेट इक्वल्स टू ma। इसका मतलब अब जो बॉडी है वो एक्सिलरेट, अब ये बॉडी कुछ ना कुछ अमाउंट से एक्सिलरेट करेगी। तो अब ये जो बॉडी है, अब यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमारे पास फोर्स को डिस्प्लेस कर देता है टॉर्क, ठीक है। अगर किसी भी बॉडी में टॉर्क, नेट टॉर्क अगर 0 है तो समझ लो वो बॉडी किस में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। दिस बॉडी इज इन अ रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ द नेट टॉर्क अबाउट, देखो अबाउट एनी पॉइंट, हमेशा एक पॉइंट के अबाउट ही निकालेंगे टॉर्क। अगर तुमसे कोई कहे कि टॉर्क निकाल दो इस बॉडी का, तो सबसे पहले तुम्हारा सवाल होना चाहिए किसके अबाउट, क्योंकि हर पॉइंट पर टॉर्क की वैल्यू सेम फोर्स के लिए अलग आएगी। भाई सेम फोर्स के लिए अलग आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। अलग आएगी। अलग आएगी ना भाई, मैंने ये सेम फोर्स दिया पर मैं बोल रही हूँ इस पॉइंट के अबाउट निकालो, तो इस पॉइंट से r1 की डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट पे कुछ डिस्टेंस r2 होगी, तो मतलब दोनों चीजों पे डिपेंड करेगा। तो सेम फोर्स पर टॉर्क अलग हो सकता है हर पॉइंट पे। तो ये हो गया। अब देखो मैम ये एक बार आप नेट टॉर्क 0 बता सकते हैं कैसे होता है? जैसे ट्रांसलेशन में फोर्स अपोजिट लग गया तो हो जाता है, तो नेट टॉर्क कैसे होगा इस व्हील वाले में? व्हील वाले में नहीं, रोटेशनल है, जैसे रोटेशनल हाँ रोटेशनल में। हाँ, इसमें क्वेश्चंस आएंगे अभी जब हम लोग रोलिंग मोशन करेंगे उसमें कराएंगे नेट टॉर्क 0, वेट करो उसमें होगा। अभी देखो, अब ये वाले जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। देखो इसमें भी हो सकता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जैसे अभी ये क्वेश्चन है ना इसमें होगा, ठीक है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशन का हमेशा ये मत समझो रोटेशन का मतलब एक पहिया घूम रहा है, यही रोटेशन है। सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन यही है कि रोटेशन का मतलब एक पहिया गोल गोल घूम रहा है, वही रोटेशन है। वो उसके अलावा भी बहुत केसेस हैं। क्या केस है, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको पकड़ के तुमने घुमा दिया, भाई ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसको पकड़ के तुमने किसी एंगल से घुमा दिया, तो ये भी अब रोटेशन का, ये भी रोटेशन है, ठीक है। दिस इज द ये भी एक रोटेशन का केस है। तो इस केस में नेट टॉर्क 0 कैसे होगा, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो रोटेशन इज नॉट अबाउट ओनली द व्हील, व्हील में जो केस आता है वो रोलिंग मोशन आता है, ठीक है। रोलिंग में दोनों चीज होंगी, तो अभी थोड़ा सा उसमें वेट करो। तो अब देखो नेट टॉर्क 0 कैसे होता है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। क्या कह रहा है कि फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग सो दैट इट रिमेन्स हॉरिजेंटल एट रेस्ट। मतलब कि जो ये रॉड है ये हॉरिजॉन्टल रहनी चाहिए रेस्ट पे, ये रेस्ट पे रहनी चाहिए, मतलब इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मतलब ये ऐसे है ना, ऐसे ही रहना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी मूव कर जाएगा तो फिर ये रेस्ट पे नहीं रहेगा ना, इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा मूवमेंट आ गया। तो यही पूछ रहा है कि अगर ये रेस्ट पे है यूनिफॉर्म रेड
Find the tension in the string so that the uniform rod remains horizontal at rest. तो एक बात बताओ, अगर ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे है तो इसमें जो टॉर्क लग रही होगी, नेट टॉर्क जो होगी, मुझे भी बताओ वो कितनी हो। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है ना ये, अगर मुझे इसको नहीं रोटेट कराना तो कौन से इक्विलिब्रियम पे है ये? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पे तो जब होता है जब मैं इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए बोलती। अभी तो देखो क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि ये ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, इसको ऊपर से बांधा हुआ है एक स्ट्रिंग से, यहाँ पर इसको बांधा हुआ है एक स्ट्रिंग से। अब मुझे इन स्ट्रिंग में टेंशन इस तरीके से रखनी है कि जो ये ब्लॉक है ये रोटेट ना करे। देखो क्या लिख रहा है, रिमेन्स हॉरिजॉन्टल एट रेस्ट। इसका मतलब बिल्कुल सही, रेस्ट पे है, मतलब ना तो आगे मूव कराना है ना बैक पे। इक्विलिब्रियम में रहे। ट्रांसलेशनल तो है ही है, राइट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है ही है। प्लस दूसरी कंडीशन हो सकती है कि अगर एक टेंशन ज्यादा कर दी, एक टेंशन कम कर दी, तो वो वहां से क्या कर जाएगा, ब्लॉक नीचे झुक जाएगा, झुक जाएगा ना वहां से। तो कौन सा इफेक्ट आ जाएगा बच्चों? टॉर्क का। हाँ, तो वो रोटेशन, वो क्या हो गया, उसमें टर्निंग इफेक्ट आ गया उस ऑब्जेक्ट में। तो टर्निंग इफेक्ट लाना नहीं है क्योंकि कंडीशन दी हुई है रेस्ट। तो इसका मतलब क्या है, दूसरी कंडीशन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये भी क्या होनी चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है और उस हिसाब से टेंशन की वैल्यू लेके आनी है। तो क्या क्या करें टेंशन की वैल्यू लाने के लिए? तो देखो क्या करना है, पहले फोर्स बना लेनी है, कुछ नहीं करना। यहाँ कौन सी फोर्स लग रही है, मान लो T1। तो मैं इधर बनाती हूँ दूसरे देखो। ये मेरा टेंशन T1 हो गया, यहाँ पर टेंशन T2 लग रहा है। अब देखो ये रॉड है, तो रॉड पे एक वेट एक्ट करता है mg। तो मैं क्या मान लेती हूँ, सेंटर से मान लेते हैं हमेशा, सेंटर से एक वेट एक्ट कर रहा है विच इज mg, लिख लिया। अब तुम्हें दोनों मोशन, तुमको दोनों लिखना है, ट्रांसलेशनल मोशन भी और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी। और कौन कौन से फोर्सेस हैं, कोई बताएगा? यही है ना दोनों, T1 T2 और मास, और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है? नहीं। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, चलो मैम फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। हाँ, फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब ऊपर लगने वाली फोर्सेस नीचे लगने वाली फोर्स के यस मैम। बराबर होनी चाहिए। इक्वल तो होगी। ये हो गई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, टॉर्क नेट इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी हमें पता है कि टॉर्क को 0 करना है। टॉर्क का, अब देखो इसका मतलब क्या है, टॉर्क लिखो किसी पॉइंट के अबाउट और इसको 0 के बराबर करो। अब देखो मैं किसके अबाउट टॉर्क लिखूं, बताओ। तुम्हारे पास दो पॉइंट है, एक तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया और सी पॉइंट। टॉर्क का फॉर्मूला सबको पता है, R क्रॉस F। अब एक चीज याद रखना, जिस पॉइंट के अबाउट, जैसे मान लो ये है, मुझे ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगी तो ए पे लगने वाला फोर्स क्या है, ए पे लगने वाला फोर्स T1। T1। रेड, इस पे डिस्टेंस कितना है T1 से, रेफरेंस वो तो पॉइंट। पता नहीं है। हाँ नहीं, तुम्हें पता है, सुनो। ये मान लो ये हिंज्ड पॉइंट है ना, ये हिंज पॉइंट है। अगर मैं इसी पॉइंट पर फोर्स लगा रही हूँ, मतलब इसी पॉइंट पे फोर्स लगा रही हूँ और इसी पॉइंट से मेरे को क्या लेना है, यही मेरी एक्सिस, यही मेरा वो है रेफरेंस पॉइंट जिसके अबाउट मैं टॉर्क लिख रही हूँ। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है F क्रॉस R। फोर्स तो तुम्हारे पास है, अब रेडियस क्या है, डिस्टेंस तो 0 हो गया ना, क्योंकि तुम उसी पॉइंट पे टॉर्क निकाल रहे हो जिसका रेफरेंस लिया है, मतलब इसी पॉइंट के अबाउट। तो उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितनी हो जाएगी, 0। देखो समझो क्या कह रही हूँ, टॉर्क निकालने के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है, रेफरेंस पॉइंट, कि उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे।
अब समझो उस पॉइंट पर ही अगर फोर्स लगा दिया, जैसे मान लो मैं कह रही हूँ मुझे टॉर्क निकालनी है पॉइंट ए पर और यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है, सुनो, अगर यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो देखो, रुको, टॉर्क लगेगा ही नहीं, उसमें जीरो हो जाएगा। हाँ सुनो, अगर मैं मान रही हूँ फाइंड द टॉर्क, अपनी पसंद का ले सकते हो रेफरेंस पॉइंट कि किसके अबाउट निकालना है, अपनी पसंद से ले लो, ए बी सी, जिसका तुम्हारा मन करे। मैं निकाल रही हूँ फाइंड द टॉर्क, देखो अबाउट, मैं सेंटर पे निकाल रही हूँ अबाउट सी, ठीक है, सेंटर पे हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं। अब देखो जहां से फाइंड द टॉर्क अबाउट सी, अब ये याद रखो सी से डिस्टेंस लेंगे, जो तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट हो गया ना, जिसके अबाउट निकाल रहे हो डिस्टेंस वहीं से ली जाएगी, जैसे हिंज्ड पॉइंट से डिस्टेंस ली थी जब, ठीक है। तो ये पॉइंट ये होता है। अब देखो कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, T1, तो जो T1 फोर्स एक्ट कर रहा है ये कितना टॉर्क देगा, लिखो फॉर्मूला, टेंशन फोर्स का क्रॉस आर, तो ये आर डिस्प्लेसमेंट, ये आर क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई ना, मैं ये डिस्टेंस मान लेती हूँ आर, ठीक है, दोनों बराबर पॉइंट पे हैं, देखो L/4 और ये भी L/4, तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, L/4। अब देखो टॉर्क अबाउट सी, मतलब जितने भी फोर्सेस है ना सबकी तुम्हें टॉर्क लिखनी है, पहली बात तो ये, जितने भी फोर्सेस हैं सबकी टॉर्क लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर mg फोर्स लग रहा है ना सी पर, यस मैम। सी पे mg फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो तुम्हें मिल गया, पर सी के अबाउट ही निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो। तो ये वही बात होगी, जिस हिंज पॉइंट पे ही जिसके अबाउट निकाल रहे हैं उसी पर फोर्स दिए जा रहे हैं, तो टर्निंग इफेक्ट तो कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो यही तुम्हारा जिसके अबाउट निकाल रहे हैं उस पर कितनी भी फोर्स लगा लो उसका टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा, तो यहाँ पर तो टॉर्क जीरो। अब दूसरा क्या बचा, देखो T2, अब डिस्टेंस देखो क्या कहते हैं, हमेशा डिस्टेंस कहां से लेंगे, जिसके अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, तो टॉर्क किसके अबाउट निकाल रही हूँ मैं, सी के अबाउट, तो सी से इस फोर्स की दूरी सेम हो जाएगी भाई, ये L/4, यहाँ से L/4, तो सेम डिस्टेंस L/4, देखो अब, ठीक है। अब डिस्टेंस देखो एक लेफ्ट में है एक राइट में है, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो T1 किसके बराबर हो गया, ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये L/4 है, ये L/4 है, टोटल डिस्टेंस तो दी नहीं हुई इसमें, बस ये इतना दे दिया, फाइंड द टेंशन दिस थिंग सो दैट द यूनिफॉर्म रॉड रिमेन्स कांस्टेंट, ये L/4 डिस्टेंस है, और कोई डिस्टेंस ही नहीं है इसमें। अच्छा ये यहाँ से L/4 है, ये सेंटर ऑफ मास इसका हो जाएगा, तो अगर ये यहाँ से ये L/4 हो गई, तो ये L/2 हो गई, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, फिर ये L/2 हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो गई L, ठीक है। तो यहाँ से इसकी दूरी L/2 होगी, क्योंकि वो एकदम पॉइंट पे है, कॉर्नर पे, और ये कुछ डिस्टेंस पे है, जो डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है L/4, क्लियर है भाई, ये डिस्टेंस L/4 है, और वो हाँ, तो ये L/2 हो गई, तो टेंशन किसके बराबर आ गई, L से L कट गया, रिलेशन आ गया ना, ये 2 हो गया, तो T1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T2। मैम मुझे एक डाउट आया था कि हमने इक्वेट कैसे कर दिया, नेट टॉर्क जीरो लेनी है ना, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस करेंगे ना, पहली बात तो टॉर्क नेट जो टावर नेट है, टॉर्क जो टोटल टॉर्क लग रहा है वो जीरो के बराबर होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में जाएगा, जैसे F1 इक्वल्स टू F2 करते थे। तो हमने सी से मान लिया है, ए बी से माना है पॉइंट से, देखो क्या करना है, जिस पॉइंट पर जितनी फोर्सेस हैं सबकी टॉर्क निकलेगी, तो बी पॉइंट पे फोर्स है टेंशन, तो टेंशन की टॉर्क बनेगी, तो टेंशन की टॉर्क का फॉर्मूला R क्रॉस F, तो फोर्स क्या हो गया टेंशन, तो T2 लिख दिया, ठीक है। ठीक है। अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, जिसके अबाउट निकाल रहे हैं, तो निकाल किसके अबाउट रहे हैं, सी के अबाउट, वो डिस्टेंस कितना है L/2, लिख दिया, तो तुम्हारे पास दो टॉर्क हैं, तो वो दोनों बराबर हैं तभी इक्विलिब्रियम में आएगा ना, ठीक है, यस मैम। हाँ, तो यही से इक्वेशन आ गई T1 = 2T2। हाँ, इसको सॉल्व किया, तो
तो ये इक्वेशन आ गई T1 इक्वल्स टू 2T2। अब ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो ट्रांसलेशन। हाँ मैम रेस्ट के केस में तो फोर्स और टॉर्क दोनों जीरो होने चाहिए ना। क्या होना चाहिए? रेस्ट जब इक्विलिब्रियम पे बोल रहे हैं रेस्ट पे, तो फोर्स और टॉर्क दोनों वैल्यू जीरो होनी चाहिए ना। नेट देखो टॉर्क, नेट नेट फोर्स। नेट हाँ, तो नेट टॉर्क निकाला है ना। नेट टॉर्क निकालने का मतलब क्या है? अगर इसको मैं यहाँ ले आऊं, इस इक्वेशन को माइनस लगा के, जैसे T1 L/4 माइनस T2 L/2 इक्वल्स टू जीरो कर दो। हाँ हाँ ओके मैम। तो ये वही चीज है, ऐसे कर लो। नेट टॉर्क लिखना है, लिख दिया। तो टेंशन, अब इस वैल्यू को यहाँ रख दो, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई? 3T2 इक्वल्स टू mg। तो T2 इक्वल्स टू mg/3। ऐसे ही तुम क्या निकाल लोगे? T1 की वैल्यू। तो सारी टेंशन, दोनों टेंशन्स आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके देखो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वेट, कई बार टेंशन वेट वाला आता है, तराजू वाला क्वेश्चन, तो उसका भी क्या करते हैं, नेट टॉर्क ही जीरो लिखते हैं बस। और उसमें भी कोई ज्यादा गणित नहीं लगानी होती, बस अगर टॉर्क निकालनी आ गई। और टॉर्क का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, मतलब ये मैं बता रही हूँ, जो अभी तक स्ट्रेट लाइन पैराबोलिक पढ़ के आए हो ना, उससे भी टॉर्क वाले क्वेश्चन सबसे इजी है, क्योंकि टॉर्क निकालनी आनी चाहिए। अपनी पसंद का टॉर्क का पॉइंट लेना है। टॉर्क का फॉर्मूला R×F। अब आर परपेंडिकुलर होनी चाहिए या फिर फोर्स परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे जिस पॉइंट के अबाउट निकालोगे उस पॉइंट पे चाहे कितनी फोर्स लगा लो, टॉर्क जीरो रहेगा। मान लो मैं इस पे और कितनी भी फोर्स लगा लूं, क्योंकि सी के अबाउट ही निकाल रही हूँ, तो उस पे जो भी फोर्स रहेंगी वो सब जीरो हो जाएंगी, क्योंकि आर की वैल्यू जीरो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। रेस्ट पे है, ठीक है। रेस्ट पे मतलब क्या है? अब इक्विलिब्रियम में है। यस मैम। पहले तो फोर्स बनाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन सा इक्विलिब्रियम है। अच्छा, यहाँ पे तो नॉर्मल लग गया एक, तो यहाँ पर एक ऐसा नॉर्मल, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था नॉर्मल निकालना। अब एक बात देखो, अब जो ये रॉड है ये यूनिफॉर्म रॉड है, तो इनका जो वेट लेते हैं हमेशा कहाँ लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चन में भी कहाँ लिया था? सेंटर से, है ना। सेंटर पे। तो वेट हो या पोटेंशियल एनर्जी वाले क्वेश्चन हो, जब भी यूनिफॉर्म चीज हो तो इनका वेट सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते हैं। तो मैंने इसका वेट सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg लिख लिया। अब और कौन सी फोर्स हो गई? अच्छा सुनो, फ्रिक्शनल वेट भी हो था है। गया, नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कि यहाँ पर रफ ग्राउंड है तो फ्रिक्शन भी होगा। इसकी फिसलने की टेंडेंसी किसकी तरफ है? अगर ये मान लो कि लेडर फोर्स अनबैलेंस ये होती है लेफ्ट तो साइड लेडर, होगा। हाँ लेडर इधर की तरफ गिरेगी। यस मैम। मैम रॉड है ना। ठीक है, रॉड है तो इसका गिरने की टेंडेंसी इधर की तरफ है ना, तो फोर्स फ्रिक्शन का इधर बनेगा, या ये याद रखना, फ्रिक्शन का फोर्स इधर आ गया। अभी तो ये फोर्स मिल गई। तो पहला रेस्ट पे है, तो ध्यान रखो दोनों इक्विलिब्रियम सेट करने हैं। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल, ओके। चलो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बताओ, कौन से फोर्स किसके बराबर करना है? ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला, लेफ्ट वाला इक्वल टू राइट वाला, मतलब यस यही तो मैम। होता है ट्रांसलेशन। यस मैम। चलो बोलो क्या क्या करें। मैम N1 माइनस mg। हैं? N1 जो है इक्वल होगा ना mg के नीचे वाले में। अच्छा, तुम N1 माइनस mg इक्वल्स टू जीरो बोलो। हाँ N1 इक्वल्स टू mg। mg। वेरी गुड। दूसरा, मैम एक वॉल भी लगाएगा तो N2 माइनस में N2 इज इक्वल टू माइनस N2 ले सकते हैं, क्योंकि नहीं वॉल भी तो उतना क्या लगाएंगे। करने का, N2 इधर है, फ्रिक्शन किधर है? इधर। तो हम्म। लेफ्ट फोर्स इक्वल्स टू राइट फोर्स, तो N2 किसके हाँ बराबर कर दी फ्रिक्शन बच्चों? फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन फोर्स के। बस, ये तुम्हारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। देखो टॉर्क के क्वेश्चंस तो इतने आसान है ना, ये रेस्ट वाले। जब भी तुम्हें दिखे कोई चीज रेस्ट पे है, तो इसका मतलब, और तुमसे पूछा जा रहा है कि फोर्सेस की वैल्यू क्या है, तो उनको इक्विलिब्रियम में रख के सॉल्व करना है बस। ओके। अब भाई अगर ये बात बताओ, अगर ये लैडर अभी ऐसे रखी है, अगर ये गिरेगी तो कुछ वो भी लेके आएगी ना, रोटेशनल इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट।
तो इसका मतलब दूसरा हमें इसमें नेट टॉर्क भी 0 करनी है। मैम एंगल कम हो जाएगा इसका। हाँ, मतलब कुछ भी एंगल होगा वो चेंज होगा। तो नॉट टॉर्क यानी नेट टॉर्क 0 करनी है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी लगाना है। लगाओ रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाओ, चलो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब हमें टॉर्क 0 करना है। हम्म रोटेशनल इक्विलिब्रियम, एक सेकंड। हाँ, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमें टॉर्क 0 लिखना है, मतलब नेट टॉर्क 0 है और हम फोर्स किसी एक भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, टॉर्क को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट। अब तुम बताओ, तुम्हारे पास 3 पॉइंट है, कहाँ पे मैं लूं टॉर्क, किसके अबाउट लूं? मैम ये N1 वाले पॉइंट पे। फाइंड टॉर्क अबाउट। देखो, जब भी टॉर्क लिखनी होती है अपनी पसंद की एक पॉइंट चुनना होता है, और वो पॉइंट चुनो जहां पर सबसे ज्यादा फोर्स लग रही हो, क्योंकि उस पॉइंट पे टॉर्क कितनी हो जाती है, उस पॉइंट के अबाउट 0। हाँ, तो अगर मान लो मैंने ये पॉइंट चुन लिया कि मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है इन सारे फोर्सेस की, तो देखो क्या होता है, सारे फोर्सेस की टॉर्क निकालनी है पर एक पॉइंट के अबाउट। वो पॉइंट आप अपनी मर्जी से चुन सकते हो, पर जो पॉइंट चुनोगे अगर उस पे फोर्स लग रही है तो टॉर्क 0। जैसे अब अगर मैंने ए पॉइंट चुन लिया तो ए पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, N1 लग रही है और फ्रिक्शन लग रही है। यस मैम, तो और ए, mg भी लग रहा है। अरे ए पॉइंट पे, हाँ ए पॉइंट पे ही ए पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन और अच्छा ये फ्रिक्शन नॉर्मल। और N1 है। यस मैम। हाँ, तो अगर मैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगी तो जो दो फोर्सेस हैं, इन दो फोर्सेस का टॉर्क तो 0 हो गया। तो फाइंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। तो ए के अबाउट अगर फोर्सेस N1 है, इसका R0 लिख दिया। देखो फॉर्मूला होता है टॉर्क का R परपेंडिकुलर F, ठीक है। दूसरा फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट यस ले रहे मैम। हैं। अब देखो mg है, अब mg और a पॉइंट के बीच में दूरी तो है, यस मैम, है कि नहीं? L/2 दूरी है। हाँ, पूरा अगर रॉड L का है तो मतलब कुछ ना कुछ दूरी तो मेरे पास है। एक चीज ध्यान से देखो, ये mg डाउनवर्ड है, ये ऐसे है, तो बट अभी हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, दोनों किस एंगल पे होने चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री। फोर्स और रेडियस दोनों 90 डिग्री पे होनी चाहिए, क्या 90 पे है? No, ma'am. नहीं है ना। तो अब ऐसे कंपोनेंट लो, या तो रेडियस का कंपोनेंट कर दो या फोर्स का। रेडियस का कंपोनेंट ये L/2 है और ये एंगल थीटा है, तो मैम फ्रिक्शन L/2 का का कर लेते हैं। कंपोनेंट, फ्रिक्शन का क्यों करना है, मैं mg का टॉर्क लिख रही हूँ, फ्रिक्शन का तो टॉर्क 0 ही है ना a के अबाउट। तो हमें mg की तरफ से ही वो उसके कंपोनेंट्स करने हैं। देखो, तुम्हें दो चीज की जरूरत होती है टॉर्क लिखने के लिए, एक तो फोर्स और एक डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, जिसके अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं, हाँ हाँ। जिसके अबाउट। देखो ध्यान से सुनो, तुम लोग मुझे लग रहा है फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना टॉर्क। सुनो, जिस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लिख रहे हैं उस पॉइंट से ही डिस्टेंस लेंगे, और कहां तक लेंगे, जहां पर फोर्स लग रहा है। तो जैसे मुझे mg के अबाउट टॉर्क लिखनी है, तो mg का फोर्स हो गया। अब वो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस a से लेके जो फोर्स है वो डिस्टेंस तो L/2 है, पर अभी दिक्कत क्या आ गई, दोनों होने चाहिए थे परपेंडिकुलर। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया परपेंडिकुलर नहीं है, तो अब कंपोनेंट लो। या तो अच्छा। उस अब ये मत बोलो कि अगर फोर्स mg लग रहा है तो फ्रिक्शन का कंपोनेंट ले लें, उसी फोर्स का कंपोनेंट लेंगे ना जिसके लिए टॉर्क निकाल रहे हैं। समझ गया मैम। हाँ, तो mg का अगर देखो कंपोनेंट कैसे लेंगे, नहीं ले सकते, L/2 का ले सकती हूँ। ये L/2 का L/2 cos थीटा कंपोनेंट, और ये L/2 का साइन थीटा कंपोनेंट। साइन थीटा। कौन सा वाला परपेंडिकुलर बना, साइन थीटा। साइन थीटा तो पैरेलल चला गया। mg ऐसा है, साइन थीटा ये, हाँ L/2 cos थीटा mg बना। ऐसे, L/2 cos थीटा ऐसे, तो ये बन गया ना परपेंडिकुलर। यस मैम। तो mg L/2 cos थीटा लिख दिया। अब Yes, दूसरा कौन सा फोर्स बच रहा है, N2. N2। अब N2 का टॉर्क लिखेंगे अबाउट A, ठीक है। तो टॉर्क फोर्स तो मेरे पास N2 है, अब डिस्टेंस बताओ, A से N2 की डिस्टेंस कितनी है, L। L।
क्या दोनों परपेंडिकुलर है, फोर्स और रेडियस? क्या लेंथ और फोर्स परपेंडिकुलर है? नो मैम। नहीं है ना। तो No, अब लेंथ, हाँ, तो अभी लेंथ का वो कंपोनेंट लो जो फोर्स के परपेंडिकुलर है। लेंथ का अभी तो किया है, दो मैम कंपोनेंट आ एल गए बाय ना। टू साइन थीटा। हाँ हाँ, ये n/2 है, तो थीटा। इधर लग रहा है l/2 साइन थीटा, ऊपर की तरफ। Yes, साइन ma'am. थीटा क्यों? फिर क्योंकि कौन सा ऊपर लेंगे? वाला है। ओके ओके। देखो अभी ध्यान से देखो, देखो ये बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ से अगर ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में, अब रोटेशन से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। जो टफ आएगा वो कोई नहीं करके आएगा, तुम्हें ये शांति रख के जानी है। ओके मैम। तो इजी क्वेश्चंस तो भाई करके ही जाओ। तो n2 बिल्कुल सही बोला, l/2 साइन थीटा वाला बनेगा मैम। बस अब ये टॉर्क किसके बराबर कर देनी है, 0 के। mg l/2 cos थीटा इक्वल्स टू n2 l/2 साइन थीटा। ठीक है, कुछ देखो क्या क्या कंपोनेंट्स निकल, क्या क्या हो रहा है। mg cos थीटा इक्वल्स टू n2 साइन थीटा, यानी n2 आ गया, mg cos थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी mg cot थीटा, और वही फ्रिक्शन के बराबर है। तो फ्रिक्शन आ गया, n2 के आते फ्रिक्शन निकल गया ना, mg cot थीटा, इस साइन थीटा को यहाँ ले आओ, तो n2 क्या आ गया, mg cot थीटा, और n2 की वैल्यू ये रख दोगे तो ये किसके बराबर आ गई, फ्रिक्शन के बराबर। ठीक है, मैम यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा? कौन? मैम ये mg l/2 cos थीटा प्लस n2 l/2 sin हाँ थीटा। सॉरी, राइट राइट, यहाँ ये नेगेटिव आना, बिल्कुल ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तभी बराबर हो। क्लियर है? तो अब वैल्यूज तो निकाल लेंगे हम। फ्रिक्शन फोर्स की यस वैल्यू आ गई, मैम। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई। तीसरा सवाल देखो क्या पूछ रहा है, मिनिमम एंगल विच रॉड मेक विद द हॉरिजॉन्टल। भाई एक पर्टिकुलर एंगल तक तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, अब तुम खींचते जाओगे तो स्टेबल नहीं रह पाएगा ना। तो वो मिनिमम एंगल क्या है जब तक रोड इक्विलिब्रियम में है, कैसे निकालेंगे मिनिमम एंगल फॉर द रॉड जो हॉरिजॉन्टल है? सोचो, मिनिमम एंगल। फ्रिक्शन से देखो, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है ना। मैम इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा मिनिमम एंगल, क्योंकि एक बार अगर वो फिसलना स्टार्ट हुआ फिर तो गिरते चले जाएगा। हाँ, तो उसी पॉइंट को निकालो ना, उसी पॉइंट पे जब गिरे ना, इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए। तो mg, सुनो एक सेकंड, n2 जो आ रहा है वो आ रहा है mg/2 tan थीटा। हाँ, और हमारा कितना आ रहा नॉर्मल था, से ज्यादा होना चाहिए। mg cot थीटा। एक सेकंड लिखना, ठीक किया है। तो m l/2 cos थीटा mg, बिल्कुल ठीक है। l, अरे ठीक है, ये l/2 नहीं होगा ना, ये पूरी लेंथ l है, तो ये by 2 नहीं आएगा ना, बस ठीक है, ये 2 mg cos थीटा हो जाएगा। उस पे आओ भाई, ये थोड़ा सा एरर हो गया, पूरी लेंथ l है ना, ये पूरी लेंथ l है, यहाँ पे l/2 हो गया, तो देखो गलती से ये पूरा l आएगा। यस मैम। हाँ, तो अभी बात करो मिनिमम एंगल की। मिनिमम एंगल फ्रिक्शन का देखो, देखो फ्रिक्शन का रोल है बस, जब फ्रिक्शन बैलेंस हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन जब तक किसी वैल्यू से ज्यादा है तो रॉड गिरेगी नहीं। तो फ्रिक्शन किससे ज्यादा होना चाहिए? मैम ये N2 जो है, N2 और फ्रिक्शन में रिलेशन है। अगर फ्रिक्शन N2 से ज्यादा हो गया, मतलब कम पड़ा, तो गिर जाएगी, और अगर फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा तब तक नहीं गिरेगी, अब देखो, क्योंकि अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट भी है। फोर्स हमने लिखे थे, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, और
ये मेरा नॉर्मल है, ये N2 है, ये N2 है। ठीक है। अब फ्रिक्शन की वैल्यू जो है ना, फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम लोग किसी भी बॉडी के अबाउट लिखते हैं तो फॉर्मूला होता है म्यू एन। ठीक है, ये जो हमने फ्रिक्शन को N2 के बराबर लिखा था ना, वो लिखा था इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, म्यू एन लिखते हैं ना, म्यू एन एक किसी भी पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर जो नॉर्मल N1 है, फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, इस वैल्यू से क्या होना चाहिए, सॉरी कम फ्रिक्शन, होना चाहिए ना। हाँ फ्रिक्शन की वैल्यू है μN1। ठीक है, अगर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर होनी चाहिए या फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। μN1, भाई नहीं, μN1 ज्यादा फ्रिक्शन म्यू एन मैम ज्यादा होना चाहिए। हाँ μN1 वही तो, μN1 ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो ब्लॉक उसको ऊपर पकड़ के रखा है ना, हाँ, तो μN1 ज्यादा होना चाहिए। और N1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, μN1 की वैल्यू, यहाँ से N1 की वैल्यू निकाल के बताओ जल्दी कितनी आ रही है। N1 इक्वल्स टू mg, निकालो ये इक्वेशन से, निकालो ये यहाँ से mg निकालो। मैम N2 tan थीटा। N2 देख, N2 नहीं, N2 tan थीटा नहीं है, नहीं नहीं, N2 एम जी आपने पूछा ना, तो कॉस नीचे चला जाएगा, N2 वही रहेगा, तो N2 tan थीटा। M2 N अच्छा फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ, फ्रिक्शन कितना है। N1 तो मैं mg के बराबर लिख देती हूँ, म्यू mg, N1 तो मेरा mg के बराबर हो गया ट्रांस इक्वेशन से। फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन बताओ, N2 की वैल्यू। तो सॉल्व कर लेना, इसमें जो आंसर है वो है mg/2 tan थीटा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू है। ठीक है, ये ज्यादा होनी चाहिए हमारी म्यू, ये मतलब कम होनी चाहिए म्यू mg से, तो mg मैम एक से बार mg, प्रीवियस स्लाइड दिखा दो बस, एक सेकंड। हाँ मैं दिखाती हूँ बिल्कुल। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, देखो tan थीटा इक्वल्स टू 1/, tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 म्यू। अब मैं तुम्हें स्लाइड दिखाती हूँ, एक बार सॉल्व कर लो। देखो फ्रिक्शन की वैल्यू जो गिवन है वो है mg/2 tan थीटा। एक बार देखो इन इक्वेशन से फ्रिक्शन की वैल्यू mg/2 tan थीटा आ रही है, सॉल्व करो, आएगी भाई बिल्कुल आएगी। आपने बोला N2 की वैल्यू mg/2 tan थीटा, N2 की वैल्यू, हाँ N2 की वैल्यू, mg/2 tan थीटा, राइट? हम्म, यही आ रही है। आ गई ना। हाँ मैम, वो तो बस आगे पीछे करने की दे रहे हैं, cos थीटे को हाँ नीचे ले आओ और L/2 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ हाँ, जाएगा N2 इक्वल टू वही अपने आप mg/2 कर tan लेना। थीटा। देखो भाई, देखो ये फ्रिक्शन की वैल्यू पूछा है ना पहले में, फ्रिक्शन की वैल्यू हाँ mg/2 tan थीटा है, तो वही तुम्हें आगे पीछे करके वैल्यूज निकाल लेना। तो यहाँ ठीक से है। तुम्हारा tan थीटा आ गया। क्या करना है भाई, नॉर्मल ज्यादा होना चाहिए तो फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शन की वैल्यू तुमने कैलकुलेट कर ली है ऑलरेडी, और ये तुम्हारा म्यू mg के बराबर कर दिया है नॉर्मल को, तुम्हारा यहाँ हम्म, से 1/tan थीटा आया 1/2 में। ठीक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिल जाएंगे असाइनमेंट में, देख लेना टॉर्क वाले, और आसान भी होते हैं। वेट इसमें आता है, वेट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि वो तराजू वाला ना, वो वाला। अब देखो ये पुली वाले क्वेश्चंस, इसमें मैं तुम्हें, देखो अगर मैं तुम्हें लेंथी पार्ट कराऊं उसमें समझाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। अगर तुम चाहते हो कि समझा दो, या तुम चाहते हो कि मैडम आसान सा तरीका बता दो, तो वो बता देती हूँ। सवाल क्या है, पहले सवाल पढ़ते हैं। एक पुली है, ठीक है, पुली मासलेस नहीं है, पुली के पास मास है, ठीक है, थ्रो विच अ ब्लॉक इज हंग यूजिंग ए लाइट स्ट्रिंग, एक ब्लॉक को हंग किया गया है, अज्यूमिंग नो स्लिपिंग, फाइंड दीज वैल्यूज। तो पहले तो मुझे नो स्लिपिंग का मतलब बता दो, कि नो स्लिपिंग का मतलब ये होता है मैम,
मैम ये जो एम ब्लॉक है ये नीचे नहीं जाएगा, अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। अज्यूमिंग नो स्लिपिंग। फिसलेगा नहीं। देखो पहली बात तो उसने बोला है कि ब्लॉक जो है मैसिव है, ठीक है, मैसिव ब्लॉक है, गिवन अ मैसिव पुली थ्रू विच ए मैम ब्लॉक। इक्विलिब्रियम का स्टेट बता रखा है इसमें शायद से। देखो इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं है ये, इसमें बस ये बोला है कि स्लिप नहीं हो रहा है ये जो ब्लॉक है। अब पहली बात यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बोल, ये जो निशान है ना, ये क्या बोल रहा है कि पुली मूव कर रही है। ये देखो ये निशान जो इन्होंने ये बनाया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, पुली रोटेट कर रही है ना, व्हील जो होता है वो घूम रहा है, इस ये जो निशान बनाया है। और ये कब घूमेगा, देखो जब ब्लॉक इसको नीचे खींचेगा, इस अपने यस मैम। मास से टेंशन ऊपर लगेगी। जब ये ब्लॉक एक्सीलरेट करेगा तो ये पुली इसको, ये ब्लॉक, ये जो रस्सी है ये नीचे खींचेगी। तो ये जो ये है पुली, ये क्या करेगी, एंटी रोटेट, क्लॉकवाइज घूमेगी। हाँ क्लॉकवाइज। ये रोटेट करेगी। ये इसकी रोटेशन भी दी हुई है उन्होंने। और ये जो क्रॉस बनाया हुआ है ये क्या है, ये दिया हुआ है एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट घूमेगी, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट घूम रही है, ठीक है, ओके। बट ये कंडीशंस हो गई। अब यहाँ पर नो स्लिपिंग का मतलब क्या है, देखो नो स्लिपिंग, अब दो चीज मोशन में है, एक तो तुम्हारा रस्सी जो नीचे जा रही है एमजी से, ठीक है, सॉरी एक्सीलरेट कर रही है। अब जैसे ही यहाँ पर ये टेंशन टी से ये धागा नीचे आएगा, ये रस्सी तो ये जो पुली है ये मूव करना स्टार्ट कर देगी, बट नो स्लिपिंग। अच्छा दो ब्लॉक हैं, अपने ट्रांसलेशन पे ही आते हैं, दो ब्लॉक हैं, अगर मैं इसको आगे बढ़ा के खींच दूं और इन दोनों के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ मैं बोल रही हूँ म्यू की वैल्यू 0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है, अगर मैं इसको आगे खींच दूं एफ ब्लॉक को, तो एफ ब्लॉक तो नीचे गिर जाएगा ना। यस F मैम। फोर्स, तो यार इसका मतलब क्या है, स्लिपिंग हो गई यहाँ पे। स्लिपिंग का मतलब क्या है, जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर से गिर गया तो स्लिपिंग हो गई। तो स्लिपिंग यहाँ पर क्यों हुई है, क्योंकि इसको दूसरा खींचने के लिए कोई ब्लॉक, इस ब्लॉक को खींचने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो ऊपर वाले को तुम खींचोगे वो नीचे गिर जाएगा एक पॉइंट पे। तो अभी यहाँ पर जब देखो, यहाँ पर जब नो स्लिपिंग का मतलब क्या है, ये वाली जो टेंशन से ये जो स्ट्रिंग एक्सीलरेट कर रही है, और जब रोटेट करेगी तो यहाँ पर एक वेलोसिटी, एक एक्सीलरेशन होगी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, यस मैम। एक एंगुलर, एक टेंजेंशियल। और यही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है जो यहाँ पर ए है, ये ए ही तो टेंजेंशियल होगी ना। तो इसकी जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो हम लिखते हैं किसकी बराबर होती है, बोलो एंगुलर के टर्म्स में, आर अल्फा। भाई जब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थीटा, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। अब इनको टेंजेंशियल में कैसे लिखते हैं, ओमेगा को क्या लिखते हैं, डी को क्या लिखते हैं, आर ओमेगा, है ना। नॉर्मल एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, आर अल्फा, है ना, ये दो वैल्यूज। अब ये देखो, जो ये यहाँ पर जो एक्सीलरेशन लग रही है ना, इस ब्लॉक, इस पुली, जो ये तुम्हारी पुली है, इस पर जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लग रही है और जो ये एक्सीलरेशन है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तभी स्लिपिंग नहीं हो रही है। तभी स्लिपिंग क्या है, तभी अज्यूमिंग नो स्लिपिंग, कोई स्लिप नहीं होगा। अगर स्लिपिंग, अब देखो जैसे ये ब्लॉक बी है, ध्यान से सुनो, और ये ब्लॉक ए है, मैं इसको भी ए से एक्सीलरेट करा दूं और बी को भी एक से एक्सीलरेट करा दूं, क्या जिंदगी में कोई एक दूसरे के ऊपर से स्लिप हो पाएगा? नो मैम। ऊपर वाला भी ए से एक्स चल रहा है, नीचे वाला भी। अब देखो फ्रिक्शन नहीं है, अभी फ्रिक्शन वाले केस मत लो, म्यू की वैल्यू 0 है, ए भी ए से आगे बढ़ रहा है, बी भी ए से आगे बढ़ रहा है, तो क्या स्लिपिंग है? मैम यस। नहीं होगी ना स्लिपिंग कभी भी नो मैम, जिंदगी में, इसमें नहीं होगी। कभी भी नहीं हो सकती। तो नो स्लिपिंग में यहाँ भी वही केस है कि जिस एक्सीलरेशन से नीचे तुम्हारी स्ट्रिंग आ रही है, उसी एक्सीलरेशन से जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो पुली में लग रही है, वो दोनों बराबर हैं, तभी कैसा केस है, ये नो स्लिपिंग का केस है। कॉन्सेप्ट तो हो गया तुम्हारा इतना। अब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे
कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है देखो, इसके बाद मैं तुम्हें एक तरीका बता दूंगी, उसके बाद तुम्हें इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट निकल जाएगा कि वही बता दूं। तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, बस ये क्या है, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व अपने उसी मेथड से मैम करना एक मुझे इसमें पॉइंट कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर है। इसमें स्लिपिंग नहीं है और ये जो रोप है अगर मैं ये नीचे की तरफ मूव कर रही है तो ये जो पुली है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट ये यहाँ पे नो स्लिपिंग है तो फिर मूव नहीं करनी चाहिए, लेकिन एरो से तो दिखा रखा है कि ये मूव मूव कर करेगी। रही है भाई, मूव कर रही है, पुली घूम रही है, पुली पुली ठीक घूमेगी, है, पुली रोटेट कर रही है। तो फिर नो स्लिपिंग वाला जो वो लगेगा वो कहाँ लगेगा, रोप और पुली के बीच में? हाँ, रोप और पुली के बीच में, रोप अच्छा और पुली के बीच में लग रहा है कि जिस एक्सीलरेशन से पुली नीचे जा रही है उसी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से तुम्हारा जो ये इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जिस एक्सीलरेशन से रोप नीचे जा रही है उसी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से तुम्हारा जो ये पुली है ये रोटेट कर रही है। अच्छा ठीक है, क्लियर मैम। हाँ, तो ये जो एक्सीलरेशन है ये इन दोनों के बीच की है, रोप एंड पुली। अब देखो यहाँ पर टाउ नेट 0 नहीं है, टॉर्क लग रही है, जो ये टेंशन है ना, दिस टेंशन इज क्रिएटिंग सम टॉर्क, तभी तो ये पुली घूमी है, नहीं तो अगर टॉर्क नहीं लगता तो ये पुली घूमती नहीं ना, नो मैम। है ना। अगर नेट yes, टॉर्क 0 हो जाता तो पुली घूमती नहीं, बट तुम्हें दिखाया है पुली घूम रही है, तो इसका मतलब नेट टॉर्क 0 है। कॉमन सेंस हम लोग यूज करेंगे, अगर 0 होता तो पुली रोटेट ही नहीं होती, नो टर्निंग इफेक्ट, नो रोटेशन। तो टॉर्क नेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू आर, आर एफ, राइट, आर एफ लिखते हैं अभी, आर एफ। अच्छा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन, अच्छा, रोटेशन में हमने फोर्स को किससे डिनोट किया है, टॉर्क से। टॉर्क, मास को किससे एनालॉजी लिखते हैं रोटेशन में, मास की एनालॉजी क्या होती है, इनर्शिया। क्या, जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से दिखाते हैं, वेलोसिटी को ओमेगा से, एक्सेलरेशन को अल्फा से, ऐसे ही मास को यहाँ पर किससे दिखाते हैं, इनर्शिया से। इनर्शिया, ये इनर्शिया का पहली लाइन होती है कि दिस इज द एनालॉजी ऑफ मास एज इन द ट्रांसलेशन मोशन। तो ये हो गया आई। अल्फा क्या लिखूं, देखो फॉर्मूले में ए क्या है, अल्फा। अल्फा, तो ये एक टॉर्क का फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। तो याद रटने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ लो, एफ इक्वल्स टू एम में है तो टॉर्क की एनालॉजी टॉर्क, मास की एनालॉजी इनर्शिया, ए की एनालॉजी अल्फा। अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। तो टाउ नेट लिखा मैंने, देखो आई अल्फा इक्वल्स टू आर एफ। एफ क्या है, टेंशन, अभी बस इतना ही लिखते हैं। आर एफ क्या है, मैम एफ तो आई इंटू अल्फा है तो वो डाल देते हैं। फोर्स हमने निकाला है ना इसमें, आई चलो, अल्फा। हाँ आई अल्फा, और फोर्स क्या है, टेंशन, तो ये होगी हाँ। आर टी। ठीक है, लो ठीक है, क्लियर, ओके। अब एक चीज मेरी ध्यान से सुनो, जब ये तुम टाउ नेट जो टॉर्क की वैल्यू जब जब आई अल्फा लगाओगे किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान रखना जो टॉर्क लिख रहे हो जिस एक्सिस के अबाउट, उसी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया लिखना है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी क्या है, एक्सिस चाहिए होती है लिखने के लिए, हाँ या ना। यस मैम। तो टॉर्क के लिए भी एक्सिस चाहिए होती है, तो दोनों को जब ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो टॉर्क और इनर्शिया दोनों सेम एक्सिस के अबाउट होना चाहिए, ये चीज याद रखना। ये फॉर्मूला देखने में तो आसान लग रहा है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा एम ए के बराबर है, बट कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा है, तो यहाँ पर जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट हम टॉर्क लिखेंगे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर टॉर्क है तो आई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट होना चाहिए, अगर नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आई अल्फा, देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बट यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़े से अपने क्लियर करके चलेंगे। तो ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये लिख दिया। अब यहाँ से क्या आ गया, ठीक है जो भी आ गया, अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ए बाय आर। देखो क्यों लिख रहे हैं, चलो इसको यहीं छोड़ो अभी, इक्वेशन 1। अब टेंजेंशियल वाली इक्वेशन क्या बनी, एम जी माइनस टेंशन इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब देखो एक अल्फा और एक एक्सीलरेशन काम नहीं बनेगा, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम एक्सीलरेशन में चेंज करेंगे।
ठीक है। आई अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ए बाय आर। ठीक है। अब टेंशन भी निकाल सकते हैं, तो आई देखो अल्फा को क्या लिख दिया मैंने, ए बाय आर। ठीक है, ये आर यहाँ लिख दी, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू टेंशन। क्लियर है। इस टेंशन को उठा के यहाँ लिख दो, तो एम जी माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू टेंशन। मैम ये एक क्या, बार इक्वेशन 2 से समझा दो। इक्वेशन सेकंड ये वाली है। अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो हाँ एम हाँ जी माइनस टेंशन इक्वल्स टू एम ए, ये ठीक है। ट्रांसलेशन वाला है। एक ट्रांसलेशन की इक्वेशन देखो, हमेशा ऐसे सवालों में एक ट्रांसलेशन की इक्वेशन लिखनी है, दूसरी टॉर्क की, मतलब टॉर्क टॉर्क वाली आई अल्फा इक्वल्स टू आर टी आर एफ, बस। तो ठीक है। टेंशन आ गई। अब तुम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार टेंशन की वैल्यू देखने दो। हाँ टेंशन आया है आई ए बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक आया है। चलो एक सेकंड ना, टेंशन, अब टेंशन हमने क्या निकाला है, एक सेकंड देखो, मैं तुम्हें अभी 2 मिनट में इसका इजी तरीका भी सिखा दूंगी, बट कॉन्सेप्ट जरूरी है। मतलब अब इक्वेशन ऐसे बनेगी, इतना क्लियर है, इक्वेशन बना के एक दो चीजें निकाल लोगे ना। यस मैम। एक्सेलरेशन निकालना, जरा क्या आएगी, एक्सेलरेशन निकालो। मेन एक्सेलरेशन है, मेन इज एक्सेलरेशन। देखो एम जी माइनस ये टेंशन की वैल्यू यहाँ रखी, ये आता मास इंटू एक्सेलरेशन, माई बैड। टेंशन की वैल्यू रखी, एम ए को एज इट इज रखा। अब यहाँ से ए की वैल्यू मुझे बता दो कितनी आ रही। ये भी ए है, तो ए वाली टर्म एक साथ ले लो, तो आई थिंक ऊपर एम जी बचेगा, नीचे बचा टोटल एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आ गया। मैम मैंने निकाला है उसमें से, फाइनल वाले में से, जिसमें अल्फा स्क्वायर था। हाँ तो यही तो है, एम जी माइनस आई हाँ ए अपॉन आर स्क्वायर। ये अल्फा नहीं है, ए है भाई। ये है, ठीक है। भाई अरे अल्फा चेंज किया है ना यहाँ पे, अल्फा हम्म। को, क्योंकि अल्फा और एक्सीलरेशन दोनों लेके चलोगे तो इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी। तो अल्फा को किस में चेंज कर लेना है, आर में, आर में, ठीक ए है। में। तो ए बाय आर हो गया ना, ए बाय आर इक्वल्स टू टी। तो अब टेंशन की वैल्यू आ गई और ये भी एक्सीलरेशन, तो अल्फा रिमूव हो गया, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आई एम जी एम जी अपॉन आई। में यस मैम। तो मैम एक सेकंड रुकना, थोड़ा पूरा ऊपर से नीचे देखना है। देख लो अभी नहीं जा रही। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कुछ नहीं है, एक इक्वेशन आएगी ट्रांसलेशन वाली और एक इक्वेशन आएगी रोटेशन वाली। और रोटेशन की इक्वेशन टॉर्क विच इज इक्वल टू आर एफ, दूसरा फॉर्मूला एम ए वाला, तो मास की जगह आई इनर्शिया और अल्फा की जगह अल्फा। अब मान लो तुमसे बोल दे कि जो ये पुली है ये डिस्क से बनी हुई है, ठीक है, क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए, तो तुम्हें पता है डिस्क, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई की वैल्यू लिख देंगे। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बोल दे कि ये डिस्क सॉलिड से बनी हुई है, तो आई का, तुम्हें सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आई की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसका आसान तरीका एक्सीलरेशन यस निकालने मैम। का। अब आसान तरीका, अगर तुम चाहते हो कि मैडम इतना तो हमसे नहीं सॉल्व होगा, तो आसान तरीका बता दो। आसान तरीका देख लो इसका एक बार, ये वाला रफ कर दूं एक बार, ये नोट कर लो, या फिर मैं ऐड कर लेती हूँ, इसको भी ध्यान में देते हैं, बाद में एक बार रिवाइज के लिए काम आ जाएगा। यस मैम। तो अब देखो तूफानी तरीका, क्या है डायग्राम, डायग्राम बनाते हैं।
देखो कोई जाएगा नहीं, एक बार सीख के जाना, अगला क्वेश्चन तुम 2 मिनट में कर दोगे। तुमने फोर्स बनाई mg, ऊपर तुमने टेंशन बनाई, ठीक है। तुम्हें पता है एक्सेलरेशन तो हो ही रही है, एक्सेलरेट कर रही है, ये पुली घूम गई, इस डायरेक्शन में पुली घूम गई, बस। मैंने तुम्हें एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बताया है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, राइट। यस मैम। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। मुझे बताओ इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कौन सी है? नेट फोर्स, टेंशन तो ये लग गई, आपस में कट गई, फोर्स की बात कर रही हूँ सिर्फ। नेट फोर्स तो यही है mg जो नीचे एक्ट कर रही है, हाँ लिख दी, अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास एक तो ये m लिख दिया, यस मैम। ठीक है। पुली का मास देखो, मैसिव पुली कहा है, मतलब मास है। पुली, हाँ मैसिव पुली का हमें आई दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तो अब सुनो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? एम आर स्क्वायर। तो ये मास किसका है? पुली का, ठीक है। तो पुली का मास किसके बराबर आ गया? आई बाय आर r² प्लस आई बाय आर। अब ये आंसर मैच कर लो, देखो, ठीक है। तो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो बट टोटल मास में पुली का मास ऐड करना मत भूल जाना। पुली का मास कैसे निकालेंगे? इनर्शिया से, क्योंकि इनर्शिया गिवन है। तो इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो एम आर स्क्वायर तो कितना आया? आई बाय आर स्क्वायर। क्लियर मैम है? इतना इजी मेथड था तो पीछे टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? नहीं, अगर उसमें तुम्हें कितनी चीजें पता चल गई कि टॉर्क नेट का फॉर्मूला आई अल्फा होता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आई दिया हो, अल्फा दिया हो, तो तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसलिए ठीक है। समझाया है। और ठीक एक्सिस ऑफ रोटेशन के बराबर होना चाहिए, तो ये इसमें बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। ये तो डायरेक्ट चीजें हैं, क्वेश्चन घुमा के आ गया तो नहीं कर पाएंगे। अब यस देखो, मैम। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, और इसको नेट फोर्स वाले तरीके से ही करना। क्वेश्चन पढ़ो, गिव अ मैसिव पुली है, ब्लॉक बंधा हुआ है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, एक्सीलरेशन निकालनी है। जब भी एक्सीलरेशन निकालनी हो ना तुम्हें, ऐसे क्वेश्चनों में, मान लो ऐसे पुली का क्वेश्चन आ जाए जो कि मैसिव पुली है, ध्यान रखना एनएलएम में जो भी पुली यूज हुई है वो कौन सी पुली है? सारी, मैसिव। अरे एनएलएम में एनएलएम में वो मासलेस। मासलेस, एनएलएम में तो मासलेस पुली थी, है ना। यस मैम। जब भी मैसिव पुली दिखे, अगर आई आर भी ना हो, तो समझ जाना मैसिव पुली यानी रोटेशन में घुस जाना, रोटेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। जब भी मैसिव पुली दिखे तो रोटेशन से कनेक्ट करना है सवाल। तो अब और एक्सीलरेशन का क्वेश्चन आए तो बस तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है? mg sin थीटा, यहाँ पर mg cos थीटा, cos थीटा। ऊपर नॉर्मल, और फ्रिक्शन यस है ही मैम। नहीं। तो नेट फोर्स कौन, एक्सीलरेशन में नेट फोर्स क्या हो गया? नॉर्मल को तो mg sin थीटा बैलेंस कर देगा। अब मैम mg sin, नॉर्मल को mg cos थीटा करेगा ना, mg sin हाँ थीटा सॉरी, होगा। राइट राइट, एन को mg cos थीटा बैलेंस कर देगा, तो नेट फोर्स तो mg sin थीटा वाली हो गई। यस मैम। अब टोटल मास, इस ब्लॉक का मास, यस मैम। M क्लियर है? यस आंसर मैम। क्या yes आया? D m प्लस आई बाय आर स्क्वायर। आसान, यस मैम, डी ऑप्शन। बस, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा ये वाला करो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी एक्सीलरेशन दिखे तुमने कुछ नहीं करना, वही निकालना है। और सुनो, एक्सीलरेशन निकालना आ गया, टेंशन हमेशा किससे निकालेंगे? हमेशा अपने ट्रांसलेशन मोशन से, उसमें ज्यादा भड़क लेंगे नहीं, तो ट्रांसलेशन मोशन से टेंशन आ जाएगी। एक बार एक्सीलरेशन निकालने का फॉर्मूला तुम सीख चुके हो, इसका आंसर बता दो मुझे फटाफट से, चेक कर लूंगी मैं। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ये पुली मूव नहीं कर रही क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताई है इसमें पुली के मूवमेंट की। तुम्हें क्या लेना, नहीं भी बताई तो तुम अपना जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया वो लगाओ ना। ठीक है। दो मास तुम्हें दो ब्लॉक्स दिख रहे हैं बस, पुली का मास दिया हुआ है आई आर, नेट फोर्स कितनी लगेगी बस। व्योम बताओ जरा, आयुष। B हम्म
भाई नेट फोर्स पुली पे लगानी है तुम्हें, कॉमन, जो एनएलएम में करके आए हो। ये M2 जी, मैम ए। इधर M1 जी। नेट फोर्स में प्लस करते हैं हम लोग, है ना। यस मैम। यस, नेट फोर्स में प्लस कब से करने लगे? भाई नेट फोर्स में कभी, अब एक ब्लॉक नीचे जाएगा दूसरा ऊपर उठेगा, ये तो कॉमन सेंस है हमेशा के लिए। यस मैम। ये तो हमेशा हमने एलएलएम में भी पढ़ा है। नेट फोर्स क्या हो गया? जो ब्लॉक नीचे जाएगा वो बड़ा फोर्स, ऊपर जाने वाला फोर्स माइनस अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2 माइनस पुली का मास, सॉरी प्लस पुली का मास I/R²। बस खत्म सब कुछ। प्लस कर रहे हो बताओ। मैम बट क्वेश्चन हाँ क्या कह रहे हो? मैं को आंसर नहीं आया मुझे ज्यादा M1 तुम मत बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। मैम एक क्वेश्चन और दे दो बस। इसी का ही हाँ सिमिलर। पक्का कर लोगे? यस मैम यस ट्राई मैम। करेंगे। चलो करो। मैम आंसर ही दिखा दिया आपने। इसमें आंसर कहाँ है इसमें? सी ऑप्शन लॉक है। ट्राई करो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो देख लो। इसमें दो पुली हो गई ना, बस दोनों पुली के मास ऐड कर देने हैं, है ना। और नेट, नो मैम, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हाँ। M2 जैसे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो M1 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और मास ऐड हो जाएंगे, राइट। यस मैम। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें, मुझे अब ना रोलिंग मोशन भी कराना था पर अब समय है नहीं, और मंडे को मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी कि मैम रोलिंग। सी ऑप्शन। हाँ वेरी गुड, रोलिंग मोशन करना है। ठीक है कर लेंगे। मैम एक क्वेश्चन कर लेंगे। अब नहीं करने, अब मैं बोल रही हूँ मंडे को रोलिंग मोशन कराऊं मैं या फिर अगला चैप्टर शुरू कराऊं? मैम मैम रोलिंग। स्टार्टिंग में 5 मिनट के लिए कर लेंगे वो पहले। रोलिंग मैम मैम आता है तो करवा दो आप। छोटा हाँ सा भाई रोलिंग आता है करवा क्वेश्चन दो। आंसर। करवा दो। ठीक है, ठीक है मैं करा दूंगी रोलिंग मोशन। तुम पर जो तुम्हें होमवर्क दिया हुआ है ना वो होमवर्क कर लेना प्लीज। ओके ठीक है, मैम। ठीक है मैम। चलो एवरी, ठीक बाय है मैम। एवरीवन। बाय मैम बाय गुड बाय नाइट। मैम, गुड नाइट मैम। कल संडे भी है और संडे का यूज कर लेना टेस्ट भी है कल। टेस्ट के बाद। तो ज्यादा बाय नहीं करने लगा आजकल, हैं? मम्मियाँ लड़ रही हैं तुम लोगों की, जाओ जाओ।